हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अबाउट सिविल। कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं। इस यूनिट में हम फ़िलहाल पढ़ रहे हैं कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़। हमने पढ़ा था कि कंक्रीट जब प्लास्टिक स्टेज में रहता है तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ रहती हैं कंक्रीट के अंदर, और इसके बाद कंक्रीट जब हार्ड स्टेज के अंदर आ जाता है तो उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं। तो एक प्रॉपर्टी थी वर्केबिलिटी, यानी कि काम को करने में कितनी आसानी है। और काम क्या क्या थे? मिक्स करना कंक्रीट को, उसको प्लेस कराना और ट्रांसपोर्ट। अगर ये तीन चीज़ आसानी से हो पा रही हैं तो हम बोल रहे थे कि कंक्रीट वर्केबल है, और अगर ये तीन चीज़ अच्छे से नहीं हो पा रही हैं तो हम बोल रहे हैं कि कंक्रीट वर्केबल नहीं है। तो पढ़ रहे थे हम वर्केबिलिटी के बारे में कि वर्केबिलिटी वैसे तो ये प्रॉपर्टी प्लास्टिक स्टेज में है, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो हम पढ़ रहे थे कि वर्केबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं वर्केबिलिटी को। तो हमने डिस्कस कर लिया था कि कौन कौन सी चीज़ें प्रभाव कर डाल रही हैं वर्केबिलिटी पर। सबसे पहला था वाटर कंटेंट, उसके बाद मिक्स प्रपोर्शंस, साइज ऑफ एग्रीगेट्स, शेप ऑफ एग्रीगेट्स, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट्स, सरफेस टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट्स, यूज़ ऑफ एडमिक्सचर्स, यूज़ ऑफ सप्लीमेंट्री सीमेंशियस मटेरियल्स, टाइम और टेम्परेचर। तो ये सब चीज़ें वर्केबिलिटी को इफ़ेक्ट करती हैं, वर्केबिलिटी को प्रभावित करती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट के बारे में हमने पढ़ा था कि वाटर कंटेंट एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वर्केबिलिटी का। वर्केबिलिटी इंक्रीज़ होती रहती है जैसे जैसे हम वाटर के कंटेंट को बढ़ाते रहते हैं। जितना ज़्यादा वाटर होगा उतना आसानी से मिक्स बना पाएंगे, उतना आसानी से हम किसी भी शेप के अंदर उसको डाल पाएंगे और उतनी आसानी से हमारा काम हो जाएगा। तो एक तो बात कि वर्केबिलिटी डायरेक्टली डिपेंड कर रही है जितना भी वाटर कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ज़्यादा पानी तो ज़्यादा वर्केबिलिटी, और कम पानी तो वर्केबिलिटी कम हो जाएगी। और वर्केबिलिटी में जो वाटर कंटेंट हम यूज़ कर रहे हैं, ये वाटर कंटेंट को हम नापते हैं या तो किलोग्राम में या फिर लीटर्स में। लीटर पर क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट, लीटर और केजी में हम इसको नापते हैं। अब हम इसको एक्सप्रेस करने के लिए एक टर्म लेते हैं हम वाटर सीमेंट रेशो। वाटर सीमेंट रेशो के बारे में हम पहले भी बहुत पढ़ चुके हैं। तो वाटर सीमेंट रेशो होता है कि कितना क्वांटिटी या कितना अमाउंट वाटर का हम लेते हैं और उसमें कितना हम सीमेंट मिलाते हैं। तो वाटर सीमेंट रेशो पर डिपेंड करती है वर्केबिलिटी। अब वाटर सीमेंट रेशो को अगर हम कम रखते हैं तो अब वाटर सीमेंट रेशो कम है, वैल्यू कम होगी, मतलब डिनोमिनेटर ज़्यादा और ये वैल्यू कम आ रही है। अंश और हर में हर ज़्यादा रहेगा, सीमेंट ज़्यादा रहेगा। तो सीमेंट के बारे में हमने पढ़ा है कि सीमेंट की प्रॉपर्टी होती है बॉन्डिंग। सबको एक साथ बांध के कौन रखता है मिक्स के अंदर? सीमेंट। तो सीमेंट की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा अच्छे से बांध के रखेगा, और सब साथ में रहेंगे, ज़्यादा बंध के रहेंगे तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो अगर वाटर सीमेंट रेशो को हमने कम कर दिया, वाटर सीमेंट रेशो कम करना मतलब सीमेंट को बढ़ाना, सीमेंट बढ़ा मतलब कंक्रीट की स्ट्रेंथ बढ़ गई। लेकिन पानी कम है तो वर्केबिलिटी थोड़ी सी कम रहती है, क्योंकि आसानी नहीं होती। अब थोड़ा मिक्सचर हार्ड रहता है, स्टिफ रहता है, प्रॉपर जल्दी से हार्ड हो जाएगा तो हमें दिक्कत आएगी उस चीज़ में। तो वाटर सीमेंट रेशो पर डिपेंड करता है। ये केस हमने डिस्कस कर लिया। वाटर सीमेंट रेशो अगर कम हो तो स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है लेकिन वर्केबिलिटी कम होती है। और अगर हम वाटर सीमेंट रेशो इंक्रीज़ कर देते हैं, यानी कि पानी ज़्यादा है, वाटर सीमेंट रेशो ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है, रेशो ज़्यादा रहा तो वर्केबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। वर्केबिलिटी ज़्यादा हो जाती है लेकिन जब पानी ज़्यादा होता है तो स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो वाटर कंटेंट पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है वर्केबिलिटी। वाटर सीमेंट रेशो को चेंज करेंगे तो साथ में वर्केबिलिटी के अंदर भी चेंज आएगा। तो हमें अगर ऐसा कंक्रीट बनाना है जिसके अंदर अच्छी खासी स्ट्रेंथ भी हो और साथ में वर्केबल भी हो वो कंक्रीट, यानी कि उसको मिक्स करने में,
ट्रांसपोर्ट करने में और प्लेस करने में हमें दिक्कत ना आए। तो अगर ऐसा कंक्रीट है तो हमें ऐसा कंक्रीट अगर रिक्वायरमेंट है, ऐसे कंक्रीट की आवश्यकता है, तो हमें वाटर सीमेंट रेशो को प्रॉपरली रखना पड़ेगा। प्रॉपर वाटर सीमेंट रेशो तो प्रॉपर स्ट्रेंथ और प्रॉपर वर्केबिलिटी कंडीशन। तो वाटर कंटेंट इंपॉर्टेंट फैक्टर, आप इसको यहाँ से रीड कर लो। वाटर कंटेंट के बाद नेक्स्ट है हमारे पास मिक्स्ड प्रोपोर्शंस। अब मिक्स प्रोपोर्शन के अंदर, मिक्स प्रोपोर्शन का मतलब है कि हम कितनी क्वांटिटी किस चीज़ की ऐड कर रहे हैं मिक्सचर को बनाने के लिए। रिच कंक्रीट मिक्स, सीमेंट कंटेंट इज हाई। देखो, अगर रिच कंक्रीट मिक्स होगा तो उसके अंदर सीमेंट हम ज़्यादा ऐड करते हैं, तो रिच कंक्रीट मिक्स के ज़्यादा वर्केबल होगा। बिकॉज ड्यू टू सफिशिएंट सीमेंट एग्रीगेट विल हैव प्रॉपर लुब्रिकेशन फॉर ईजी मूवमेंट विच मीन्स मोर वर्केबिलिटी। मिक्स प्रपोर्शन पर भी वर्केबिलिटी डिपेंड करती है। अगर हम रिच कंक्रीट मिक्स बना रहे हैं तो सीमेंट कंटेंट हाई है। अब सीमेंट पानी के साथ मिक्स होके ईजिली पूरे मटेरियल को मिक्स कर देगा और बहुत अच्छे से मिक्स हो पा रहा है, तो हम बोलेंगे कि वर्केबिलिटी काफ़ी अच्छी है। तो मिक्स प्रपोर्शन पर भी डिपेंड करता है वर्केबिलिटी। तो यहाँ से अभी आप इसको मिक्स प्रपोर्शन को रीड कर लो। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास साइज ऑफ एग्रीगेट। अब देखते हैं साइज ऑफ एग्रीगेट पर वर्केबिलिटी कैसे निर्भर है। फाइनर पार्टिकल रिक्वायर मोर वाटर फॉर अ लार्जर सरफेस, हेंस एग्रीगेट विथ फाइनर पार्टिकल्स नीड मोर वाटर टू मेक इट वर्केबल। अब आप देखो, दो टाइप के पार्टिकल हमने पढ़ लिए थे कि एक होता है कोर्स पार्टिकल जिनका साइज़ बड़ा होता है, और एक होते हैं फाइन पार्टिकल जिनका साइज़ छोटा होता है। तो जितने छोटे पार्टिकल्स होंगे, फाइन पार्टिकल्स जितने ज़्यादा होंगे, अब उनको ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होगी, ज़्यादा पानी की आवश्यकता होगी, क्योंकि उनका सरफेस एरिया लार्ज है। इस चीज़ को आप ऐसा समझ सकते हो कि एक आपके पास एक बड़ा सा पत्थर है, जिस पत्थर को अगर हमें बॉन्डिंग करानी है किसी और से, तो हम क्या करेंगे, सीमेंट पेस्ट उसके चारों तरफ लगा देंगे और उसकी बॉन्डिंग हो जाएगी आसपास वाले एग्रीगेट से। दूसरी तरफ हमारे पास जितना वेट इस पत्थर का है, उतना ही वेट का हमने सैंड ले लिया है, रेत ले लिया है। तो अब रेत को अगर हमें जोड़ना है तो रेत के हर एक पार्टिकल को हमें कवर करना पड़ेगा सीमेंट पेस्ट से, तब जाके वो जुड़ेंगे सब। कहने का मतलब ये है, अब जो फाइनर पार्टिकल्स हैं, फाइन पार्टिकल हैं, छोटे पार्टिकल हैं, तो इनको ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि इनका सरफेस एरिया लार्ज है। तो सरफेस एरिया ज़्यादा है तो ज़्यादा पानी ऐड करेंगे तो ये वर्केबल हो जाएगा। और दूसरी तरफ अगर देखें तो जो बड़े पार्टिकल हैं उनका सरफेस एरिया कम है। सरफेस एरिया कम तो पानी की डिमांड उनके लिए कम। अब पानी की डिमांड कम है तो वेटिंग सरफेस कम है, तो इसमें हमें कम पेस्ट चाहिए होगा लुब्रिकेशन के लिए, यानी कि लुब्रिकेशन मतलब सब एक साथ मिक्स हो जाए तो लिक्विड मीडियम हो जाए, तो लुब्रिकेटिंग के लिए भी हमें कम चाहिए। तो जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनकी वर्केबिलिटी हाई होती है फिक्स्ड वाटर कंटेंट के लिए। बट मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट
डिपेंड ऑन सम प्रैक्टिकल कंसिडरेशन। लेकिन जो मैक्सिमम साइज़ ऑफ एग्रीगेट होता है ये डिपेंड करता है कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों पे, जैसे कि हैंडलिंग, मिक्सिंग एंड प्लेसिंग इक्विपमेंट, यानी कि हम उसको मिक्स कैसे कर रहे हैं, हैंडल कैसे कर रहे हैं, और किन इक्विपमेंट से उसको प्लेस करा रहे हैं, जैसे नॉर्मल पोर करा रहे हैं या फिर वाइब्रेटर यूज़ कर रहे हैं। तो काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो साइज़ ऑफ एग्रीगेट में ये सब चीज़ें हैं। इसको भी आप रीड कर लो, साइज़ ऑफ एग्रीगेट्स। साइज़ ऑफ एग्रीगेट्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट है द शेप ऑफ एग्रीगेट्स। अब शेप ऑफ एग्रीगेट्स के अंदर क्या है, इरेगुलर शेप एंड रफर टेक्सचर ऑफ एंगुलर एग्रीगेट्स डिमांड मोर वाटर देन द राउंड शेप एग्रीगेट। अब जो इरेगुलर शेप होगी, यानी कि एक प्रॉपर शेप नहीं है, इरेगुलर है, कहीं से नुकीला है, कहीं से प्लेन है, कहीं से कैसी शेप है, तो इरेगुलर शेप है। और रफ टेक्सचर है, स्मूथ नहीं है, गड्ढे गड्ढे हैं बीच में, तो रफ है। तो ऐसे जो एग्रीगेट होते हैं जो इरेगुलर हो और साथ में रफ हो, तो इन्हें ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। जबकि जो राउंड शेप के एग्रीगेट होते हैं उनको कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर फिक्स्ड वॉल्यूम और वेट, राउंडेड और सब राउंडेड पार्टिकल हैव लेस सरफेस एरिया। अगर हम सिर्फ एक वॉल्यूम की बात करें, एक आयतन की बात करें या एक वेट की बात करें, तो जो राउंड और सब राउंडेड पार्टिकल हैं उनका सरफेस एरिया कम होता है। अब सरफेस एरिया कम और साथ में लेस वॉइड, बीच की स्पेस भी कम होती है और फ्रिक्शन भी कम होता है। तो जो राउंड शेप के एग्रीगेट होते हैं इनकी वर्केबिलिटी ज़्यादा होती है, और जबकि जो एंगुलर होते हैं, फ्लेकी होते हैं, फ्लेकी मतलब चपटे होते हैं, और इलोंगेटेड मतलब लंबे। तो एंगुलर जिनके जो नुकीले हैं, फ्लेकी हैं, चपटे हैं, इलोंगेटेड हैं, लंबे हैं, तो ये सब एग्रीगेट की वर्केबिलिटी कम होती है राउंड शेप के कंपैरिजन में। तो शेप ऑफ एग्रीगेट पर ऐसे वर्केबिलिटी डिपेंड करती है। शेप ऑफ एग्रीगेट्स आप यहाँ से रीड कर लो, शेप ऑफ एग्रीगेट्स। शेप ऑफ एग्रीगेट के बाद नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। अब ग्रेडिंग का मतलब होता है कि कौन से पार्टिकल साइज हमारे पास कितने अमाउंट में है। तो इस चीज़ पर भी निर्भर करता है कि सिर्फ बड़े साइज़ के ही एग्रीगेट हैं तो उसका अलग प्रभाव होगा, छोटे साइज़ के ही हैं सब तो अलग प्रभाव होगा। तो ग्रेडिंग पे भी डिपेंड करता है कि कौन से साइज़ के कितने एग्रीगेट्स हमने यूज़ किए हैं। तो वेल ग्रेडेड एग्रीगेट्स टेंड टू फिल अप द वॉइड्स एंड ईजिली गेट वर्केबिलिटी। अब जो वेल ग्रेडेड एग्रीगेट्स होते हैं, वेल ग्रेडेड का मतलब है हर एक साइज़ वेल ग्रेडेड। आप यहाँ से याद करो कि वेल ग्रेडेड बढ़िया से ग्रेडेड, बढ़िया से ग्रेडेड कौन होंगे, जो खाली नहीं होंगे। और खाली कौन नहीं होंगे, जिसमें बड़े पार्टिकल के बीच में जो जगह बची होगी वहाँ पर फाइन मौजूद होंगे, यानी कि कोई भी स्पेस खाली नहीं है। तो वेल ग्रेडेड ऐसे एग्रीगेट होते हैं, वेल ग्रेडेड जिनके अंदर सारे साइज़ प्रेजेंट होते हैं, कोई भी साइज़ बीच में मिसिंग नहीं होता। जैसे फुटबॉल्स वाले एग्जाम्पल में, फुटबॉल के बीच में हमने क्रिकेट बॉल डाल दी और क्रिकेट बॉल के बीच में हमने फुटबॉल के बीच में क्रिकेट बॉल्स हैं और क्रिकेट बॉल्स के बीच में हमने जो और छोटी बॉल्स आती हैं रबर वाली, प्लास्टिक वाली, हमने वो डाल दी। फिर भी जगह बच रही है तो हमने सैंड डाल दिया वहाँ। तो इस टाइप से कोई भी साइज़ हमारा मिस नहीं हुआ और पूरा प्रॉपरली पैक्ड भी हो गया।
तो ऐसे जो एग्रीगेट होते हैं उनको हम बोलते हैं वेल एग्रीगेट। अब जो वेल ग्रेडेड एग्रीगेट होते हैं यानी कि हर साइज़ के एग्रीगेट मौजूद होते हैं, तो इनमें क्या होता है, सारे वॉइड्स भर जाते हैं, सारे वॉइड्स जितने भी स्पेस है बीच की वो भर गई और वर्केबिलिटी आसान हो जाती है। लेस अमाउंट ऑफ वाटर कैन मेक इट वर्केबल। इसमें अगर हम कम पानी भी डालें तो भी चलता है, कम पानी अगर होगा तो भी ये वर्केबल रहता है। इफ़ ग्रेडिंग इज़ बेटर देयर विल बी fewer voids and excess paste will be available to give better lubricating effect। यानी कि अगर ग्रेडिंग अच्छी होगी यानी कि हर साइज़ के पार्टिकल, हर साइज़ के एग्रीगेट होंगे तो वॉइड्स कम होंगे। क्योंकि आप देखो, अगर इस एग्जांपल में हम क्रिकेट बॉल हटा दें तो सिर्फ फुटबॉल के बीच में क्रिकेट बॉल है ही नहीं, फिर साथ में और छोटी बॉल्स हैं, तो बहुत सारा स्पेस बीच में खाली रह जाएगा। तो अगर हम वेल ग्रेडेड एग्रीगेट नहीं लेंगे तो बहुत सारी स्पेस बीच में खाली रहेगी। स्पेस खाली होने का मतलब है स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, और स्ट्रेंथ नहीं रहेगी तो हमारा मेंबर अच्छा नहीं रहेगा और वो स्ट्रक्चर में अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाएगा। तो अगर ग्रेडिंग अच्छी है तो कम वाइड होंगे और ज़्यादा पेस्ट लगेगा, सीमेंट पेस्ट, ज़्यादा पेस्ट यूज़ होगा ल्यूब्रिकेटिंग इफेक्ट को सही करने के लिए। और ड्यू टू एक्सेस पेस्ट द मिक्सचर गेट कोहेसिव एंड प्रिवेंट सेग्रीगेशन। ज़्यादा पेस्ट लगेगा तो मिक्सचर कोहेसिव होगा और सेग्रीगेशन नहीं होगी। सेग्रीगेशन क्या होता है, कोर्स और फाइन पार्टिकल अलग हो जाते हैं, निकल जाते हैं अलग, तो सेग्रीगेशन नहीं होगा। इट ऑल्सो मेक्स इट गेट कॉम्पैक्टेड ईजिली दैट इज़ इंक्रीजेज द वर्केबिलिटी। अब इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे कॉम्पैक्शन भी हो जाता है। कॉम्पैक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बीच में जो एयर होती है, एयर को वहाँ से निकाल देना, एयर को हटा देना, हम बोलते हैं कॉम्पैक्शन। तो इससे क्या होता है, कॉम्पैक्शन अच्छी तरीके से होता है, और कॉम्पैक्शन अच्छे से होगा तो वर्केबिलिटी बढ़ जाती है। बीच में कोई एयर नहीं है, प्रॉपरली मिक्सड है, तो वर्केबिलिटी अच्छी रहेगी। तो वर्केबिलिटी डिपेंड करती है ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट्स पर भी। ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट आप यहाँ से रीड कर लो। ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट्स के बाद नेक्स्ट है हमारे पास द सरफेस टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट्स। यानी कि जो भी एग्रीगेट हम यूज़ करने वाले हैं उनकी सरफेस कैसी है। अब दो तरीके हो सकते हैं, या तो रफ़ होगी या स्मूथ होगी। रफ़ यानी खुरदुरी है और स्मूथ मतलब एकदम प्लेन है। तो दो तरीके की सरफेस हो सकती है। देखते हैं कि सरफेस टेक्सचर पर एग्रीगेट कैसे डिपेंड करते हैं। तो एग्रीगेट विद स्मूथ सरफेस आर मोर वर्केबल देन रफली टेक्सचर्ड एग्रीगेट्स। तो ऐसे एग्रीगेट जिनकी सरफेस स्मूथ है मतलब एकदम प्लेन है, बिल्कुल भी खुरदुरा, ऐसा नहीं है कि कहीं पर गड्ढे हैं कहीं पर प्लेन है, बिल्कुल प्लेन सरफेस है एकदम। तो अब सीमेंट पेस्ट चारों तरफ ईजिली लग पाएगा। आप एग्जाम्पल ऐसे भी समझ सकते हो कि सपोज़ आपको पेंट करना है, तो जब आप पेंट करोगे तो कोई भी ऐसी सरफेस जिसकी जो एकदम प्लेन है तो वहाँ ईजिली पेंट कर सकते हैं हम, और कोई ऐसी सरफेस है जो कि बहुत खुरदुरी है तो वहाँ पे पेंट भी ज़्यादा लगेगा और साथ में अच्छे से फिनिशिंग भी नहीं आ पाएगी। तो सेम चीज़ यहाँ पर है। तो जो स्मूथ सरफेस वाले होते हैं उनका सरफेस टेक्सचर अच्छा है तो वर्केबिलिटी ज़्यादा होगी, काम करने में आसानी उतनी ज़्यादा होगी। और दूसरी तरफ जो स्मूथ नहीं है, जो रफ़ है, रफ़ टेक्सचर्ड एग्रीगेट के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन है, सेग्रीगेशन हो सकता है, तो वर्केबिलिटी यहाँ पर अच्छी नहीं रहेगी। Besides, non-absorbent aggregates are more workable because porous and non-saturated aggregates demand more water than aggregates which are non-absorbent। तो non-absorbent aggregate जो होते हैं वो ज़्यादा वर्केबल होते हैं क्योंकि वो पोरस होते हैं, और non-saturated aggregates ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है उनमें।
तो ये एब्जॉर्बेंट वाली बात तो आप छोड़ दो, बस इतना ध्यान रखो कि जो भी स्मूथ सरफेस होगी उसमें ज़्यादा वर्केबिलिटी होती है, और जो ऐसी सरफेस होगी जहाँ पर बहुत ज़्यादा रफनेस है, खुरदुरापन है, तो ऐसी सरफेस में वर्केबिलिटी हमारी कम हो जाती है। तो सरफेस टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट्स के अंदर इसको भी आप रीड कर लो। नेक्स्ट इज यूज ऑफ एडमिक्सचर्स। अब एडमिक्सचर्स से कैसे प्रभावित होता है वर्केबिलिटी? देयर आर सम एडमिक्सचर्स विच कैन इम्प्रूव वर्केबिलिटी। तो कुछ ऐसे भी एडमिक्सचर्स होते हैं, एडमिक्सचर्स अब हम सब जानते हैं कि एडमिक्सचर्स क्या होते हैं, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ ऐसे भी एडमिक्सचर्स होते हैं जो कि वर्केबिलिटी को इम्प्रूव कर देते हैं। सम एडमिक्सचर्स आर मिक्सड इंटेंशनली टू इंक्रीज वर्केबिलिटी। तो कुछ एडमिक्सचर्स तो ऐसे होते हैं जिनको हम इंटेंशनली मिक्स करते हैं, यानी कि जानबूझकर मिक्स करते हैं जिससे कि वर्केबिलिटी बढ़ जाए। और सम एडमिक्सचर्स इंक्रीज वर्केबिलिटी एज अ साइड इफेक्ट ऑफ इट्स मेन पर्पस। और कुछ ऐसे होते हैं कि वर्केबिलिटी को बढ़ा देते हैं, जैसे साइड इफेक्ट होता है ना कि बेसिकली उस चीज़ के लिए हम नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम किसी और चीज़ के लिए एडमिक्सचर को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो साथ में वर्केबिलिटी को भी बढ़ा देते हैं, काम करने की आसानी को भी बढ़ा देते हैं। तो कुछ एडमिक्सचर्स ऐसे भी होते हैं। तो एडमिक्सचर्स के बारे में ये सब था। वर्केबिलिटी कुछ तो सिर्फ हम वर्केबिलिटी बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका साइड इफ़ेक्ट होता है। इसके बाद नेक्स्ट, यूज़ ऑफ सप्लीमेंट्री सीमेंशियस मटेरियल्स। देयर आर मैनी सप्लीमेंट्री मटेरियल्स यूज्ड फॉर इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ फ्रेश कंक्रीट। तो सप्लीमेंट्स आपने सुना होगा कि कुछ चीज़ और ऐड कर रहे हैं, ऑलरेडी कुछ चीज़ है लेकिन उसको और ऐड कर देते हैं, जैसे दवाइयों में हम सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो वैसे ही हम सीमेंशियस मटेरियल्स सप्लीमेंट्री ले रहे हैं। इस चीज़ का क्या मतलब है? यानी कि जो भी फ्रेश कंक्रीट की क्वालिटी को और बढ़िया करने के लिए यूज़ होते हैं उनको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री सीमेंशियस मटेरियल्स। ये फ्रेश कंक्रीट की क्वालिटी को और बढ़िया कर देते हैं। अब ये क्या क्या है? फ्लाई ऐश हो सकता है, तो ये क्या करते हैं? वर्केबिलिटी को इम्प्रूव करता है। और जैसे कि स्टील या सिंथेटिक फाइबर है, ये वर्केबिलिटी को कम कर देते हैं, लेकिन स्टील तो हमें टेंशन को झेलने के लिए यूज़ करना है, तो हम वहाँ पर ये नहीं देखते कि वर्केबिलिटी कम हो रही है, क्या हो रहा है। तो जहाँ पर क्योंकि हमें स्टील यूज़ करना है वहाँ पर हम स्टील यूज़ करेंगे ही, क्योंकि टेंशन ज़्यादा बड़ा मैटर है हमारे लिए, टेंशन, तनाव। तो यहाँ पर सप्लीमेंट्री सीमेंशियस मटेरियल्स हम ऐड कर सकते हैं, और ये भी वर्केबिलिटी को प्रभावित करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, टाइम। अब फ्रेशली कंक्रीट स्टिफन्स विद टाइम। अब जो फ्रेश कंक्रीट होता है वो टाइम के साथ धीरे धीरे हार्ड होता रहता है, और वर्केबिलिटी इसकी ख़त्म होती रहती है। आफ्टर मिक्सिंग कंक्रीट सम वाटर इज एब्जॉर्ब। जब हम मिक्स कर देते हैं तो कुछ वाटर तो एग्रीगेट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कुछ इवेपोरेट हो जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है, और कुछ इनिशियल केमिकल रिएक्शन में यूज़ हो जाता है। जैसे हमने पढ़ा था कि सीमेंट और हाइड्रेशन रिएक्शन, जब पढ़ा था कि सीमेंट और पानी का रिएक्शन होता है, तो कुछ वहाँ पे यूज़ हो जाता है। तो वर्केबिलिटी, अब पानी कम हो गया तो वर्केबिलिटी धीरे धीरे कम होने लगती है। अब किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है? तो हमारे पास फैक्टर्स हैं। इनिशियल वर्केबिलिटी, इफ़ इनिशियल वर्केबिलिटी इज़ हाई स्लम्प लॉस विल बी ग्रेटर। अगर इनिशियल वर्केबिलिटी ज़्यादा है तो स्लम्प लॉस ज़्यादा होगा। स्लम्प के बारे में जब पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास स्लम्प टेस्ट ही है, वर्केबिलिटी को टेस्ट करना। तो अगर शुरुआत में वर्केबिलिटी ज़्यादा है तो स्लम्प ज़्यादा आएगा। प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट, इफ़ एल्कली कंटेंट इज़ हाई एंड सरफेस कंटेंट इज़ लो
स्लम्प लॉस विल बी ग्रेटर। अगर एल्कली कंटेंट ज़्यादा है सरफेस कंटेंट से, सल्फेट कंटेंट और एल्कली कंटेंट ज़्यादा है, तो इससे क्या होगा, स्लम्प लॉस विल बी ग्रेटर। स्लम्प की जो वैल्यू है और ज़्यादा आएगी। स्लम्प की वैल्यू क्या होती है, ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्लम्प की वैल्यू ज़्यादा आएगी। मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एग्रीगेट, ड्राई एग्रीगेट विल एब्जॉर्ब मोर वाटर एंड वर्केबिलिटी विल डिक्रीज। अब ये हम ऐसे ही समझ सकते हैं एग्जाम्पल की, अगर हमने 1 गिलास पानी पिया अभी तो हमें ज़्यादा प्यास नहीं लग रही होगी, लेकिन अगर हमने 2-3 घंटों से पानी नहीं पिया गर्मियों में और बाहर से आए तो हमें ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होगी। तो सेम चीज़ एग्रीगेट्स के साथ भी है। अगर एग्रीगेट्स ड्राई होंगे, उनके अंदर बिल्कुल मॉइस्चर ही नहीं है, पानी नहीं है, तो वो जितना पानी हम मिक्स में डालेंगे मिक्स बनाने के लिए, वो उस पानी को भी एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो वो पानी भी एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो जो ड्राई एग्रीगेट होंगे, ड्राई एग्रीगेट पानी एब्जॉर्ब कर लेंगे और वहाँ पर पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो मिक्स के अंदर पानी कम हो गया, क्योंकि हमने तो सीमेंट और पानी की रिएक्शन के लिए पानी डाला था, लेकिन वो सारा पानी एग्रीगेट्स सोख गए अपने अंदर, तो वो पानी कहीं और यूज़ हो गया। तो अब वर्केबिलिटी कम हो जाएगी। तो वर्केबिलिटी इन चीज़ों पर भी डिपेंड करती है। तो आप यहाँ से टाइम के जो फैक्टर्स हैं, इनिशियल वर्केबिलिटी, प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एग्रीगेट, ये भी तीनों आप यहाँ से रीड कर लो। ओके, टाइम एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था। इनिशियल वर्केबिलिटी, प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट और मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एग्रीगेट, इन सब पर भी वर्केबिलिटी निर्भर करती है। इसके बाद लास्ट है हमारे पास टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर का वर्केबिलिटी पर कैसे असर पड़ता है समझते हैं। हाई टेम्परेचर रिड्यूसेस वर्केबिलिटी। अब हाई टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर का मतलब है तापमान बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत गर्मी है, तो हाई टेम्परेचर होगा तो वर्केबिलिटी कम हो जाती है और इससे स्लम्प लॉस भी बढ़ जाता है। अब हाई टेम्परेचर, इसे आप ऐसे समझो कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, पानी तुरंत उड़ने लगेगा और मिक्स सूखने लगेगा। स्लम्प लॉस इज़ लेस इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर इन स्टिफ मिक्सेस। तो स्लम्प लॉस कम होता है ऐसे टेम्परेचर में जहाँ पर हम स्टिफ मिक्स को यूज़ कर रहे हैं। स्टिफ मिक्स यूज़ कर रहे हैं तो स्लम्प लॉस कम है, बिकॉज दिस टाइप ऑफ मिक्स इज़ लेस अफेक्टेड बाय अ चेंज इन वाटर कंटेंट। क्योंकि जो इस तरीके का मिक्स है उससे वाटर कंटेंट में फ़र्क नहीं पड़ता। वाटर कंटेंट में अगर हम चेंज कर रहे हैं तो स्लम्प के अंदर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो टेम्परेचर पर वर्केबिलिटी भी डिपेंड कर रही है। हाई टेम्परेचर होगा तो वर्केबिलिटी कम हो जाएगी और स्लम्प लॉस उसके अंदर आ जाएगा और स्लम्प लॉस बढ़ जाएगा। स्टिफ मिक्सचर यूज़ करेंगे तो उसके अंदर स्लम्प लॉस हमें ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलता, क्योंकि जो स्लम्प लॉस होता है ऐसे में इस टाइप के मिक्स में वाटर कंटेंट से फ़र्क पड़ता है। यानी कि सिर्फ टेम्परेचर से ही फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर हम स्टिफ मिक्स यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ना तो वाटर कंटेंट से फ़र्क पड़ता है, तो जब वाटर कंटेंट से फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो टेम्परेचर से वाटर कंटेंट के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। तो वाटर कंटेंट के अंदर चेंज नहीं आ रहा है तो मिक्स के अंदर कोई बदलाव हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा, हमारा मिक्स एकदम वैसे ही रहेगा। तो यहाँ से आप टेम्परेचर भी रीड कर लो। सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। देखो एक बार देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया है। वाटर कंटेंट सबसे पहले, इसके बाद मिक्स प्रपोर्शंस, साइज ऑफ एग्रीगेट, शेप ऑफ एग्रीगेट, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, सरफेस टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट, यूज ऑफ एड मिक्सचर्स,
यूज़ ऑफ सप्लीमेंट्री सीमेंशियस मटेरियल्स और टाइम एंड टेम्परेचर। तो इन सब चीज़ों से वर्केबिलिटी पर असर पड़ता है, वर्केबिलिटी इन सब से प्रभावित होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम टेस्ट पढ़ेंगे वर्केबिलिटी के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना और टॉपिक्स रिवाइज करते रहना। थैंक यू।